ठीक है, तो भैया आइसोमेरिज्म तक अपन देख ही लिया था। आइसोमेरिज्म के आगे कहानी नहीं देखी है ना। आइसोमेरिज्म के आगे कहानी क्या है, ये आइसोमेरिज्म के आगे कहानी ये है, मतलब दो टाइप की चीज़ें अपने पास थी। हाँ, दो टाइप की चीज़ें अपने पास थी। एक तो अपने पास था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक अपने पास था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सॉरी, एक अपने पास था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसमें बहुत सारे टाइप्स अपन देख लिए। एक अपने पास था स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल था। ज्योमेट्रिकल था और ऑप्टिकल था उसमें, है ना। तो ये अपन को देखना है। ज्योमेट्रिकल में देख लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर ऑप्टिकल देखेंगे। जल्दी लिख लेते हैं ना, 5 मिनट के अंदर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से देखें तो मेरी दी है केमिस्ट्री के ना। बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से देखें तो सिस का ज़्यादा होता है ट्रांस का। देखो ये सिस जो है ना, यहाँ पर ग्रुप होते हैं। ये क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा, है ना। और अपोजिट होता है तो क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाता है। जैसे अपोजिट वाला कैसा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जो ट्रांस है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। इसके बाद क्या है, ये मैथिल और ये मैथिल, यहाँ पर ये ऐसा, यहाँ पर ये मैथिल, ये मैथिल है। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कैसा हो गया, 0 हो गया। डाइपोल मोमेंट की प्रोपोर्शन होता है बॉइलिंग पॉइंट। डाइपोल मोमेंट 0 हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता तब डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता तब बॉइलिंग पॉइंट होता कुछ ना। वही बात है, मेल्टिंग पॉइंट भी सेम ऑर्डर फॉलो करेगा। ये मेल्टिंग पॉइंट अपोजिट ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक, स्टेबिलिटी की बात करें तो वही स्टेबिलिटी वाली बात वही है। ट्रांस ज़्यादा स्टेबल दिख ही रहा है, दूर दूर ग्रुप का स्टेबल होगा ज़्यादा। स्टेबल ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो फिर क्या था, सॉल्युबिलिटी बात करें तो जो ज़्यादा स्टेबल है वो सॉल्युबल कैसा होगा, कम होगा। ये सब आपस में रिलेटेड हो गए। चलो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो कायरल एटम होता है, उससे 4 अगल बगल ग्रुप कैसे अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, कायरल हो जाता है, ये भी कायरल हो जाता है। ठीक है, अपन ने बहुत सारी प्रैक्टिस लेक्चर में कर ली थी अपन ने। इफ़ कंपाउंड रोटेट्स PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा क्लॉकवाइज में, और लिबो रोटेटरी में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में लिबो रोटेटरी होगा। ठीक, सिंपल है। डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉकवाइज होता है, सिंपल। और डज नॉट रोटेट नहीं करता तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है वो। ठीक है, ये भी देख लिया था। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, क्या कंडीशन होनी चाहिए, सबसे पहले पॉस होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। पॉस हो तो भी वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, पॉस नहीं है और कॉस है तो भी ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, और दोनों ही नहीं है तब ऑप्टिकल, यानी कुल मिला के दोनों नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। एक भी है दोनों में से अगर, तो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, पॉस कॉस देखना क्लास में सीखा था, बढ़ो लिखा है अच्छे से। ठीक है, ऐसे में दिख जाए दोनों साइड प्लेन बराबर, तो ये पॉस इसमें है, इसमें पॉस नहीं है, कोई प्लेन नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसमें देखो, अच्छा एक कार्ड वाला तो हमेशा एक्टिव होता है। इसमें एक कार्ड, अब देखो इसमें यहाँ पर एथिल है, यहाँ पर क्या है, मैथिल, तो ये एक्टिव नहीं है, इसमें पॉज नहीं है, एक्टिव है। ठीक, यहाँ पर देखो इसको काट दिया तो यहाँ पे CSC, यहाँ पे CSC, तो पॉज है इसमें, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सॉरी, ये कायल है लेकिन इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन इसमें ये CSC तो कायल है ही नहीं है इसमें एक कायल है, तो एक कायल तो वाला नहीं, हमेशा इनएक्टिव होगा, उसमें पॉज कॉज मिलेगा ही नहीं। इसकी बात करें फिर कॉस सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड इवन नंबर रिंग में ही हो सकता है। जैसे देखो इवन नंबर की रिंग है, यहाँ मैथिल है और यहाँ पर मैथिल, यहाँ मैथिल, यहाँ H, तो ये डिफरेंट है दोनों, तो कॉस नहीं है। जबकि ये देखो दोनों साइड से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी कट जाए और यहाँ से भी कट जाए, तो ये सेम होने चाहिए, मतलब तो इसमें है, इसमें कॉस है। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो ये ऊपर था और ये नीचे था, तब भी ये ऐसे ऐसे कट गए, ऐसे कट गई लाइन, ऐसे काट दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब RS की बात करते हैं। RS नोमेनक्लेचर क्या होता है, फ्यूचर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में अगर 4 पर 1 और 4 इज़ ऑन द वर्टिकल, देन चेक डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट फ्रॉम 1 to 3। जैसे देखो ये है, CIP रूल फॉलो करेंगे, इसमें 1 नंबर इसको देंगे,
एक मिनट, आयोडीन था, हमें नंबर दे दिया, ब्रोमीन को नंबर दे दिया और इसको नहीं दे, तो 1 2 3 चल रहे थे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आई। आर हो गया रेक्टम क्लॉकवाइज, राइट मतलब क्लॉकवाइज सिंपल, एस मतलब सिनिस्टर एंटी क्लॉकवाइज। फिर क्या हुआ, अगर 4 और हॉरिजॉन्टल पे है, 2 4 हॉरिजॉन्टल पर है, तो फिर इसको स्विच करेंगे। सिंपल या तो 4 अगर हॉरिजॉन्टल तो फिर स्विच करेंगे तो फिर मान लो ये 1 था, ये 2 था, तो 1 2 आराम से जा रहे थे बढ़िया, आर लेकिन ऐसा जाएगा आंसर। ठीक, तो ऐसी कहानी है, सबको पता है तो, है ना, बच्चे को पता है, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए सर ने, इसके भी क्वेश्चन बहुत सारे करवाए। रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड इफ़ 1 कायरल इज प्रेजेंट, अगर एक कायरल है मान लो, तो 1 एनंशियोमर होंगे या तो आइडेंटिकल होंगे। अब एनंशियोमर कब होंगे, जब नॉन सुपर इम्पोज वाली मिरर इमेज बनेंगी तब होंगे एनंशियोमर। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, जैसे देखो ये है अपने पास कायरल है 1 2 3 4 और इसकी मिरर इमेज है, लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होगी, इसको उठा के रखेंगे इसके ऊपर अगर, तो OH के ऊपर नहीं आ पा रहा, H के ऊपर नहीं आ पा रहा, तो ये एनंशियोमर कहलाएंगे। तो एक कायरल है तो एनंशियोमर तो होंगे ही होंगे वैसे तो, कायरल एनंशियोमर हो ही जाएंगे और क्या। आइडेंटिकल भी हो सकते हैं बोल रहा है, आइडेंटिकल कैसे हो सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो जब आँखों से ना दिखे, दिख नहीं रहा कुछ इसमें, ये CS3 यहाँ, ये भी यहाँ, तो फिर 1 2 3 4 करके देखेंगे तो 1 इसको देंगे, ऑब्वियस सी बात है, 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे, तो बढ़िया चल रहा है सिस्टम। लेकिन स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी यही चल रहा था, स्विच नहीं करेंगे, ऐसे रहते आर और एक एस एनंशियोमर हैं। अगर आर आ जाता दोनों, तो ध्यान से देखना, आंखों से नहीं दिख रहा, आर एस है एनंशियोमर, एस का आ रहा है एनंशियोमर, पर दोनों आ जाएँ, ये दोनों ऐसा जाए तो वो है ही नहीं अलग कंपाउंड, एनंशियोमर नहीं है, वो आइडेंटिकल है। एक करंट वाले कंपाउंड आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, मतलब ये कहना चाह रहे हो। फिर अगर टू कायल अगर प्रेजेंट होंगे तो देखो क्या होता है, एनंशियोमर तो हो सकते हैं, एनंशियोमर तो कैसे, जैसे OH इसकी मेरी इमेज बनी लेकिन सुपर इम्पोज नहीं हो रही, एनंशियोमर है। लेकिन ऐसे बने तो मेरी इमेज बन ही नहीं रही, एक होता है मेरी इमेज ना बनना, वो डायस्ट्रीमर कहलाता है। एक होता है मेरी इमेज बनना लेकिन सुपर इम्पोज ना होना, उसे हम बोलेंगे एनंशियोमर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद तो इसमें देखो अब आंसर एनंशियोमर और आइडेंटिकल और डायस्ट्रीमर। अच्छा जी, कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2 क्या कहना चाह रहे हैं, तो समझाओ। कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 है, तो वो क्या हो सकता है, कंपाउंड 1 कंपाउंड 2 क्या हो सकता है, एनंशियोमर हो सकता है, आइडेंटिकल हो सकता है, डायस्ट्रीमर हो सकता है। डायस्ट्रीमर क्या होगा, नॉट मिरर इमेजेस, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, देखते हैं चलो। अच्छा देखो आर अगर कंपाउंड में है, आर आ रहा है, और अगर यहाँ पर SS आ रहा है, ये सर ने बताया था क्लास में, उसको समझेंगे जब भी क्लास वाले देख लेंगे फिर से, गड़बड़ हो गया तो ठीक है। बच्चा पहले पढ़ गया कि कौन एनंशियोमर होगा, कौन एनंशियोमर नहीं होगा, कौन डायस्ट्रीमर होगा, जिसकी मेरी इमेज नहीं बन रही हो डायस्ट्रीमर। RS के फॉर्म में आंखों से ना दिखे तो RS के फॉर्म में निकालना है, तो वो चीज़ अपन देख लेंगे एक बार फिर से। मेजर कंपाउंड का क्या मैटर है, एटलीस्ट 2 आयरन का कंपाउंड होने चाहिए, हाँ। और फिर अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए तो वीजो कंपाउंड, जैसे कि ये वाला कंपाउंड, ये देखो ये मीजो कंपाउंड है। मीजो कंपाउंड कभी भी मेरे इमेज बनाते ही नहीं है, मीजो कंपाउंड आइडेंटिकल ही होते हैं, 2 मीजो कंपाउंड हमेशा आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ देखो ये देखो, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने बताए थे क्लास में, और यहाँ देखो ध्यान से, ये देखो 1 2 यहाँ से काटा, देख सेम मिल गए, ठीक है।
फिर क्या था, रेसमिक मिक्सचर। फिर क्या है अपने पास, रेसमिक मिक्सचर। ये क्या होता है रेसमिक मिक्सचर? एन इक्विमुलर मिक्सचर ऑफ टू एनांशिमर्स, दो एनांशिमर का इक्विमुलर मिक्सचर को क्या बोलते हैं अपन, इक्विमुलर मिक्सचर ऑफ टू एनांशिमर्स को। एक दो एनांशिमर हैं जो ऐसे आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर जिनकी मिरर इमेज बन तो रही है पर सुपरइम्पोज नहीं हो पा रही, ठीक है, ये तो बन ही नहीं रही, डायस्ट्रीमर बन रही लेकिन सुपरइम्पोज नहीं हो पा रही, तो वो एनांशिमर बन भी रही हैं और सुपरइम्पोज भी हो रही हैं, तो आइडेंटिकल है। ठीक है ना, ओके। अब बात करते हैं जो क्या, जैसे ये वाला कंपाउंड था, इसका अपोजिट ये वाला कंपाउंड। हाँ जी, ए एंड बी आर एनांशिमर, बिल्कुल सही, क्योंकि इमेज बन रही है लेकिन सुपरइम्पोज नहीं हो पाएगी, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव, तो ए ऑप्टिकली एक्टिव है ही, ऑब्वियसली बात है, कार्य है, तो बी ऑप्टिकली एक्टिव है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब इनको मिला दिया जाएगा ना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर बनेगा, इनका जो थीटा होगा नेट होगा, मतलब रोटेशन का जो एंगल होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, एक्सटर्नल कंपेंसेशन की वजह से हुआ, कोई बात नहीं, सिंपल याद रख लो। एक होता है रेजोल्यूशन, क्या होता है, सेपरेशन अगर हम करेंगे, है ना, अगर हम क्या करते हैं, इनका रेसमिक मिक्सचर में से पेयर कंपाउंड का सेपरेशन करते हैं, उसको रेजोल्यूशन बोल देंगे। सीडो कायरल क्या होता है, जो कायरल है नहीं है, पर जैसे ये देखो, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, और ये कभी ये कायरल हो जाएगा, कभी कायरल नहीं होगा। जब ये सेम जी आई एग्जिबिट कर रहे हैं यहाँ पर, अगर ये दो सिस हों, सिस हों, तो ये जी आई स्टार नहीं होगा, कायरल नहीं होगा, पर ये सिस हो, ये ट्रांस हो, तो ये कायरल हो जाएगा। इस तरीके से सीडो कायरल बोलते हैं, वो पता था, क्लास में बताया था सर ने। अब ये बुक कुछ भी नहीं है वैसे, अगर लेक्चर नहीं लिए तो सच में, और ऑर्गेनिक समझ में ज़्यादा आ रही है, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक के लेक्चर लिए और सर ने एग्जैक्टली लिखी चीज़ें। ऐसा नहीं फिजिकल के लेक्चर सर से लिए होंगे, फिजिकल भी 7 साल लग जाएगी फिर तो, और अगर इनऑर्गेनिक के लिए हो तो इनऑर्गेनिक भी 7 साल लग जाएगी, पर इनऑर्गेनिक सर ने पढ़ाई नहीं है बैच में, और ना ही फिजिकल पढ़ाई है बैच में, लेकिन अच्छा है कि किसी से ही पढ़ी है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट और मेन चीज़ तो वही है याद करने वाली, सारे क्वेश्चन तो उनसे ही आ जाएंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास तो नोट्स हैं इनऑर्गेनिक के और फिजिकल के इतने अच्छे नोट्स हैं अपने पास, है ना। अपने को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और इनऑर्गेनिक के भी अपने पास अच्छे खासे नोट हैं, अपने को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। चलो भैया, इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव, अच्छा ये जो है अभी क्यूमुलेटिव डबल, ये स्पेशल केस आ गए, अपन तो नहीं करते स्पेशल केस भैया, है ना, स्पेशल केस नहीं करते अपन ने यहाँ शुरू किया था कहानी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से कायरल देख लिया अपन ने, कायरल देख लिया, एनांशिमर, डायस्ट्रीमर, रेजोल्यूशन, रेसमिक मिक्सचर, मीजो कंपाउंड्स, ये सब देख लिया। स्पेशल केस नहीं देखते, फिर जीरो कायरल देख लिया, बुरा लगता मैं नहीं देखता। इसका एपीमर क्या होता है, अब जैसे ये है, वही थोड़ा सा, ये एपीमर क्या होता है देखते हैं। डायस्टीरियमर, बट वन कायरल कार्बन पर ही कन्फिग्रेशन फिगर चेंज हो जाए, जैसे डायस्टीरियमर तो है आपस में सुपरइम्पोजेबल इमेज ही नहीं बन रही मतलब दोनों की, लेकिन वन कायरल वाले पर ही चेंज हो जाए, मतलब वन कौन सा, ये है वन, या फिर पहला कार्बन का कंपाउंड, पहला कार्बन कौन सा, ये है इसका पहला कार्बन, इस वजह कन्फिग्रेशन चेंज हो गई, देख हो गई चेंज कन्फिग्रेशन। इस ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे एपीमर, पहले कार्बन पर उनकी जो कहानी वो चेंज हो जाती है, पहले कार्बन पर कहानी चेंज हो जाती है। हो कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की हम बात कर रहे थे, क्या होता है कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है कैलकुलेशन, केस इफ़ द मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिक, अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक है, कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक है जैसे मान लो, तो क्या करेंगे, तो यही करेंगे कि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक है तो ये क्या करो, क्योंकि पावर एन सिंपल, एन क्या है, एन कायरल कार्बन, तो बहुत सिंपल हो गया ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। हाँ, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, टोटल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इतने बनेंगे, उनमें से ऑप्टिकल एक्टिव भी इतने रहेंगे, मीजो 0 रहेंगे, जैसे मिक्सचर आधा हो जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव का, ठीक है। फिर ये लिखा है मान लो अपने पास ऐसा, तो N2 है, टोटल ओ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं अपने पास, 4, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, 4 हैं, ऑप्टिकली एक्टिव भी 4 ही होंगे, है ना, 2 कायरल थे तो
अलग अलग ग्रुप था और लिख भी रहा है साथ साथ, इसमें हमेशा 2 हो जाएंगे अपने पास, ठीक है। फिर इफ़ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो क्या करा जाए, तो इवन होगा n, अगर इवन होगा तो फिर ये जो p है ना वो n/2 हो जाएगा। और ये फार्मूला देखो कितना खतरनाक है, ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को भाई साहब, गजब, याद ही करना पड़ेगा इसको। क्या है ये फार्मूला, ये फार्मूला है, फार्मूला बताओ क्या है, फार्मूला है ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, और सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। ओ भाई साहब, इसके सॉरी आई एम वेरी रियली सॉरी, है ना। इसके बाद आते हैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग, क्लास इज गोइंग ऑन। फिर 2 की पावर n-1 एंड 2 की पावर p-1 का अंजलि का में यार बोलो, 2 की पावर n-1, 2 की पावर p-1, बोलो 2 की पावर n-1, 2 की पावर p-1। p-1। यस यू कैन गो नाउ, आप दे सकती हैं। 2 की पावर n-1, 2 की पावर p-1, 2 की पावर n-1, 2 की पावर p-1, ये याद करना है, जल्दी करो। 2 की पावर n-1, 2 की पावर p-1, देखो भैया p-1, p मानो, p माना लेकिन एक p है ना p माने 1, n माने 1, n माने 1, p माने 1, और ये अच्छा है आइडिया। 2 की पावर n माने 1 प्लस 2 की पावर p माने 1, p लेकिन एक p है ना, n नहीं 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 1, p 1, देखो 2 की पावर n-1, 2 की पावर p-1, सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। अब p अगर अपन निकालना चाहें तो आधा कर देंगे, इवन तो आधा कर देंगे, और नहीं कर पाया था तो बढ़ा के आधा कर देंगे, करना जरूर है आधा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो आधा हो ही जाएगा, जैसे इसमें देखो n2 था तो p1 आ गया, सिंपल फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दिया। इसमें जो कंपाउंड होते हैं मीज़ो होते हैं और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव टोटल पूछे तो टोटल बता ही देंगे अपन। आइसो में लेकिन रेसिमिक में शायद इसी का बनेगा सिर्फ, लेकिन ध्यान रखना कहानी बहुत सारी उल्टी टाइप की है, अलग है धीरे धीरे कहानी, पढ़ना पड़ेगा कहानी को बार। अब n अगर ऑड है अपने पास तो क्या करें, बढ़ा के आधा करेंगे, करना है आधा, है ना, बढ़ा के नहीं कर, घटा के आधा करा, हाँ एक घटा देंगे फिर आधा कर देंगे, सॉरी घटा के आधा कर दिया। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कितने हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर जितने भी थे उनमें से मीज़ो घटा दो, सिंपल जो भी आएंगे मीज़ो घटा दो उनको, ठीक है ना, हो जाएगा काम। ये होगा कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की याद करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कायरल कंपाउंड तो देखना ही है अपन को अब की बार, लेकिन साइट ऑफ जीआई एग्जीबिशन भी देखना है, साइट ऑफ जीआई एग्जीबिशन भी देखना है। साइट 1 और ये 2 साइट से 4 हो जाएगा, सिंपल ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, टेंशन नहीं लेने का, है ना। कन्फर्मर में बता दे जल्दी जल्दी बता दे रहा मुझे सारी कहानी कन्फर्मर, क्योंकि एक ही पेज है, हाँ ये ख़त्म हो गया, जल्दी मुझे जाना है ना खाना खाने के लिए, है ना। कन्फर्म खाना खा के आया हूँ मैं, अभी 6:30 बजे गया था, बस 2 रोटी थोड़ी सी खा के आ जाऊँगा, बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कन्फर्मर आइसोमेरिज्म की बात करें, फ्री रोटेशन होना चाहिए, है ना, कार्बन के अराउंड फ्री रोटेशन होना चाहिए। मैं जल्दी बता रहा जो मैं समरी पता है इसकी, देखो जुम जुम जुम, मुझे बायो पढ़नी है अच्छे से, 2 घंटे 10 बजे तक, है ना। ये है मान लो, और एक साइड अपने पास ये पीछे वाले ग्रुप हैं, और ये कौन से ग्रुप हैं, आगे वाले ग्रुप हैं जो ऊपर लगे हैं, 2 कार्बन है यहाँ पर, है ना। तो अगर ऐसा कहानी है तो इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड, और अगर घुमा के इसको यहाँ से घुमाता रहूँ और ऐसी कहानी ले आऊँ, जुम 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 जुम, तो ये जो कहानी है वो एक्लिप्स वाली कहानी, ये कहानी स्टैगर्ड वाली कहानी, और ये कहानी एक्लिप्स वाली कहानी है। ये कम स्टेबल होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन ज़्यादा होता है, इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन कम होता है, इसको डायहेड्रल एंगल बोलते हैं, ये जो कि 60 डिग्री होता है ना। अगर 120 घुमा दिया जाए तो रोटेशन रिपीट हो जाता है, और फिर एथीन और ब्यूटेन में अलग अलग केस हैं, अपन को सिर्फ एथीन का पढ़ना है, वैसे तो ब्यूटेन में अलग अलग केस हैं, ब्यूटेन में काउची वगैरह भी आ जाता है ना, समय दिखा दे रहा है एक बार जल्दी, तो बाकी सब बीच के स्क्यू कहलाते हैं, ये देखो ये तो सब सिंपल है ना। ब्यूटेन में 4 आ जाते हैं, देखो ब्यूटेन में 4 आ गए, एक्लिप्स, फुल्ली एक्लिप्स, स्टैगर्ड और गाउची। देखो स्टैगर्ड एंटी सिंपल है ना, और फुल्ली एक्लिप्स बहुत सिंपल है भाई, फुल्ली एक्लिप्स अच्छा इसमें कहानी चेंज कर दी, फुल्ली एक्लिप्स नहीं है
ये स्टैगर्ड भी नहीं है तो गाउची होगा यार, क्या करते रहते हैं। छोड़ो, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ उसको, अभी छोड़ दो। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस समझ लो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगी तो गाउची वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। बड़ा होगा तो जाएगा, तो मैं बीतती भी नहीं कैसा चीज़ समझाई जाए यहाँ पर। ठीक, चलो भैया। जो कहीं गिरा नहीं उन्हें कहाँ आसमान की ऊंचाइयों का पता होता है। यस आई नो ऊंचाइयाँ ऑफ आसमान, बिकॉज आई हैव फॉल्ड मैनी टाइम्स। सो सेट, ओके, कोई बात नहीं।